पढ़े भौतिक राशि के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक कहलाता था जिसको हम बोलते थे आधारी राशि है, जिसको बेसिक क्वांटिटी, बेसिक QUANTITY क्वांटिटी। वैसी राशियां जिनको लिखने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए किसी दूसरे की मदद लेने की जरूरत नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं, है ना। या वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, जो क्या हो? स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहेंगे? आधारी राशि। अब दूसरा आता है सर, दूसरा क्या था? व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। वैसी राशियां जिनको दर्शाने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको लिखने के लिए आधारी राशि का मदद लेना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आधारी राशि में आपको बताए थे कि आधारी राशि कितनी है? 7 आधारी राशि है, 7 ही ना है। देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटी। और व्युत्पन्न राशि में बता रहे थे कि बहुत सारे होते हैं, जो जो आप बनाते चलिए। आधारी राशि में 7 का नाम हम आपको लिखवा दिए थे, है ना। क्या क्या था? एक था लंबाई, जिसका मात्रक हम लोग मानते हैं नॉर्मली मीटर। दूसरा था द्रव्यमान, जिसका हम मानते हैं किलोग्राम। तीसरा था समय, जिसका हम मानते हैं मात्रक सेकेंड। चौथा था विद्युत धारा, जिसका मात्रक हम लोग मानते हैं एम्पियर। पांचवा है आपका ताप या तापमान, जिसको हम मानते हैं केल्विन। कहीं कहीं डिग्री सेल्सियस भी लिखा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा जाता है। जैसे हम लोग के शरीर का बुखार नापना रहता है तो बोलते हैं 98 डिग्री बुखार है, तो वो डिग्री जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। किसमें होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। और एक तापमान होता है जिसको डिग्री सेल्सियस में, जैसे आज का न्यूज में आप लोग को बताता है आज तापमान जो है बढ़कर के 40 डिग्री हो गया है, तो 40 डिग्री वो बोलता है, वो फ़ारेनहाइट नहीं होता है, वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस। और यह जो विज्ञान में चलता है उसमें जो है ताप का मात्रक होता है सर केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसके बारे में हम आगे फिर पढ़ेंगे विशेष। तो पांचवा हो गया था आपका ताप, ताप का मात्रक केल्विन, जिसको कैपिटल के लिखते हैं। उसके बाद छठा आपका हो गया था ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक हम लोग मानते हैं कैंडेला। और उसके बाद सातवां बच गया था पदार्थ का परिमाण, जिसका हम लोग मानते हैं मात्रक मूल। तो यह था 7 आधारी राशि। उसके बाद आधारी राशि के मिलने से जो बनता है उसको हम कहते थे व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल होता था, तो क्षेत्रफल होता था लंबाई गुना लंबाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई भी तो एक तरह का लंबाई है, नाम हम लोग ने बदल बदल के बोल दे रहे हैं, मेन चीज तो वही है लंबाई। तो लंबाई गुना लंबाई, तो लंबाई पहले यह बताइए कि लंबाई है कौन सी राशि? आधारी राशि। फिर से यह लंबाई है कौन सी राशि? आधारी राशि। तो जो आधारी राशियों से बना हो उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। तो फिर अगला चीज अब आता है मात्रक। मात्रक पीछे हम बताए थे, मात्रक के बारे में बताए थे ना। तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, राशि कितना हुआ? भौतिक राशि 2, आधारी राशि और, तो आधारी राशि के लिए उसका अपना मात्रक होगा, अब व्युत्पन्न राशि के लिए उसका अपना मात्रक होगा, ठीक ना। तो जो आधारी राशि का मात्रक रहेगा उसे हम नाम देते हैं आधारी मात्रक। आधारी राशियों के मात्रक को क्या नाम देते हैं? आधारी मात्रक। और जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी आधारी राशियों को जिन मात्रकों की सहायता से दर्शाया जाता है उन्हें आधारी मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों को जैसे दर्शाया जाता है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो तब बताइए आधारी राशि कितना है सर? 7। आधारी राशि 7। तो आधारी मात्रक भी कितने होंगे सर? है ना। और व्युत्पन्न राशि जितने हम बनाएंगे उनके मात्रक भी उतने ही होंगे। क्लियर है? तो परिभाषा याद कीजिए अच्छा से। आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आधारी राशि है एक ताप, तो ताप का मात्रक हो गया केल्विन। तो केल्विन पूछेगा आपसे कि बताइए कि जो केल्विन है यह आधारी मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है? तो जवाब आप देंगे आधारी मात्रक है। क्यों आधारी मात्रक है? क्योंकि केल्विन जो है वो मात्रक है ताप का, और ताप जो है वह आधारी राशि है।
तो आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। इसी तरह से क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए कि ये जो मीटर स्क्वायर है यह आधारी मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है? तो आपका जवाब होगा व्युत्पन्न मात्रक। पूछेगा क्यों, इसको बताइए क्यों व्युत्पन्न मात्रक है? तो हम बोलेंगे कि मीटर स्क्वायर सर ऐसा है कि मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है ना। यह जो है यूनिट है किसका है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल को हम लोग मानते हैं व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग नाम देते हैं व्युत्पन्न मात्रक, इसीलिए मीटर स्क्वायर हो गया कौन सा मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आई बात? अब है मात्रकों की पद्धति। तो मात्रकों की पद्धति पढ़ने से पहले अभी जो हम आपको बताए उसको एक बार फिर से हम याद करते हैं। आधारी मात्रक, वैसे मात्रक जो आधारी राशियों के मात्रक हो, या फिर दूसरा परिभाषा जैसे आधारी राशि का परिभाषा आप दिए थे ना कि वैसी राशियां जो क्या हो स्वतंत्र हो उसे हम आधारी राशि कहते हैं। तो आधारी मात्रक का भी परिभाषा वही देंगे। वैसे मात्रक जो स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? आधारी मात्रक। आधारी मात्रक कितने हैं? आधारी मात्रक 7 है, ठीक है। आधारी मात्रक का परिभाषा फिर से, वैसे मात्रक जिन्हें लिखने के लिए किसी दूसरे की मदद न लेनी पड़े उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, है कि ना। तब व्युत्पन्न मात्रक फिर कैसे हम करेंगे? तो वैसे मात्रक जिन्हें दर्शाने के लिए, जिन्हें लिखने के लिए हमें आधारी मात्रक का मदद लेना पड़े, जैसे आधारी मात्रक हमें देते हैं सर लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक तो व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। जैसे हम लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अभी बताते हैं ये चीज, है कि नहीं। या अब एक दूसरा लेते हैं हम, एक नया चीज चाल। चाल बराबर दूरी बटा, तो अब हम बोलेंगे कि तब बताइए चाल का मात्रक। चाल का क्या बताइए? तो चाल का मात्रक हम कैसे निकालेंगे? तो जो दूरी का मात्रक रहेगा और जो समय का मात्रक रहेगा, यानी कि कौन सी दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो चाल का मात्रक लिखने के लिए यह जो दूरी का मात्रक है यानी लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई का मात्रक तो हो गया आधारी मात्रक। तो ये चाल का मात्रक लिखने के लिए हमको लेना पड़ रहा है मदद किसका? आधारी मात्रक, है कि नहीं। फिर सिर्फ नीचे से देखे क्या है? समय। समय कौन सा मात्रक है? आधारी मात्रक, है कि नहीं। तो यह दोनों जो है आधारी मात्रक है और चाल का मात्रक लिखने में आधारी मात्रक का मदद लेना पड़ता है। परिभाषा क्या होगा? वैसे मात्रक जिन्हें लिखने के लिए, दर्शाने के लिए आधारी मात्रक का मदद लेना पड़ता है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अंग्रेजी हो गया आपका डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो इसका मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है सर? मीटर, बटा समय का मात्रक क्या होता है सर? इसको हम लिखते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में मीटर प्रति सेकेंड, यही ना बोलते हैं, यही ना होता है। आया समझ में दोनों? अब है सर मात्रकों की पद्धति, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अभी हम लोग बस पढ़ रहे हैं मात्रकों की पद्धति। क्या कह रहा है कि सभी प्रकार के मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक ना। जितने प्रकार के मात्रक हुए तो 2 प्रकार के मात्रक हुए, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो क्या था सर? बताया जाता है कि चूंकि जो है हम लोग का जब से ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई का शुरू हुआ, जब शुरुआत हुआ तब से हम लोगों ने, पहले अभी बताइए कि मात्रकों की पद्धति जो मात्रक लाया गया यह किस लिए लाया गया? यह इसलिए लाया गया कि हमको जो है 2 चीज का तुलना करना होता था, ठीक ना। आज के 2000 साल पहले, 2500 साल पहले जो है ये नहीं चलता था, रुपया पैसा ये सब, ठीक है। तो उस समय लोग क्या किया करते थे कि सामान को जो है तौल करके एक दूसरे को दे दिया करते थे, ठीक ना। कैसे तौल करके दे दिया करते थे कि आप हमको जो है चावल दे दीजिए, हम आपको बदले में गेहूं दे देते हैं,
हम आपको बदले में चीनी दे देते हैं, हम आपको बदले में गुड़ दे देते हैं, समझे, हम आपको बदले में आलू दे देते हैं। इस तरह का सिस्टम समझ में आ रही है बात। तो उसके लिए क्या किया जाता था, तो उस समय पहले मात्रक का पद्धति नहीं था, मात्रक पुत्रक नाम का कोई चीज नहीं था, माप तौल वगैरह का चीज नहीं था। तो क्या करते थे लोग, कोई नापना रखते थे, माप वहीं से बनाना, कोई नाप रखते थे, ठीक ना, कि ये वो जो है गोल ही ले लिए, कटोरा कहते हैं हम लोग जिसको, कटोरा से आजकल भी हम लोग अभी तक नाप उप करते हैं, अगल बगल से गोतिया नैया से सबसे बगल गिर से मांग लेते हैं ना, कि जो है ऐसा कीजिए कि आप हमको 1 कटोरा आटा दे दीजिए, हम आपको लौटा देंगे, यही नहीं करते हैं। तो वही सब चीज है सर, मात्रक वहीं से बनना शुरू हुआ, ठीक ना। कैसे बनना शुरू हुआ, अच्छा से समझिएगा बात को। मान लीजिए कि हमने आपको जो है 1 कटोरा चावल दिया, ठीक है, आपने बदले में जो है हमें 1 कटोरा आलू दिया। तो बात को ऐसे पकड़िए, समझिए अच्छा से। अब ऐसा हुआ होगा कि उस समय में जो है चावल का जो है, चावल बहुत कम उपजा होगा, चावल का सब तरफ किल्लत होगा। किल्लत माने तो समझते हैं आप लोग, कमी है ना, हो सकता था ना, ऐसा हुआ होगा। तो हम तो आपको चावल दिए और आप बदले में हमको क्या दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, है ना। अंदर हम आपको चावल दे रहे हैं और आप हमको क्या दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सोनार के यहाँ गए सामान लेने, तो उससे सोना का सामान ले रहे हैं और बदले में हम दे रहे हैं चावल। तो दोनों का अलग अलग मूल्य रहेगा ना, दोनों का मूल्य अलग अलग होगा ना। तो वैसे में जो है लोग क्या हुए सर, लोग धीरे 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 सोचना समझना शुरू किए। तो क्या कर दिए कि एक पैमाना तय करना शुरू किए। क्या तय करना शुरू किए, पैमाना जिसको मापन कहते हैं। पहले हम लोग जो पढ़े मापन शुरू किए। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर, चाहे भारत में ही अलग अलग हिस्सों में जो है सर क्या होता था कि अलग अलग तरह का माप तौल का यूज करते थे लोग, माप तौल का अलग अलग चीज का यूज करते थे। तो अभी हम लोग उसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि कहाँ कैसा माप तौल का यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो पहले समझे कि यह क्यों बना, मात्रकों की पद्धति क्यों आई। क्योंकि हर जगह जो है व्यापार करने में, सामान का आदान प्रदान करने में, यह सब में क्या आने लगा, समस्या आने लगा, है ना। कि हम आपको दे रहे हैं गेहूं और आप बदले में दे रहे हैं चना, तो किसका मूल्य ज्यादा है, किसका मूल्य कम है, इसके बारे में जानकारी, मतलब मान लीजिए कि अकाल पड़ा होगा तो उस समय तो चावल वगैरह का दाम बढ़ेगा, वैसी स्थिति में ही होगा ना। तो यह सबों को देखते हुए लोगों ने जो है मात्रकों की पद्धति बनाना शुरू की, मतलब माप तौल का एक पैमाना लाना शुरू किए कि हम अगर आपको इतना चावल देते हैं तो इसी के अनुपात में, इसी के तरह मान लीजिए कि 1 बोरा चावल दिए तो 1 बोरा हम सोना नहीं देंगे या 1 बोरा हम लोहा नहीं देंगे। 1 बोरा चावल का जो लगभग समानुपातिक मूल्य होता है, वही हिसाब का हम आपको लोहा का तलवार बना के दे देंगे, लोहा का बर्तन बना के दे देंगे। समझ रहे हैं बात। ऐसा नहीं कि आप 4 बोरा चावल ले आकर के हमको दे दिए तो हम भी आपको 4 बोरा जो है कड़ाही नया नया बना करके दे देंगे, ठीक है। तो यह मात्रकों की पद्धति का विकास इस तरह से शुरू हुआ। अब है हमको पढ़ना सर कुछ प्रमुख प्रचलित पद्धतियां कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है कैसी कैसी पद्धति थी। तो एक है सर फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। यह फुट पाउंड सेकेंड पद्धति जो है सर ब्रिटेन में था। कहाँ में था, ब्रिटेन को ही हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं। तो फुट पाउंड सेकेंड सब पद्धति का विकास कहाँ से हुआ, ब्रिटेन से हुआ। इसको संक्षेप में हम लोग बोलते हैं सर FPS, छोटा f, छोटा p और छोटा s। F4 हो गया कोची फुट, P4 हो गया पाउंड और S4 हो गया सेकेंड, FPS, ठीक है। इसको हम लोग वर्णन इसका कैसे करेंगे, तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति ऐसी पद्धति है जिसका विकास जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था।
इसे संकेत में हम कहते हैं FPS पद्धति। तो फिर यह FPS पद्धति है क्या, इसको हम समझें क्या, ये फुट क्या है, ये पाउंड क्या है, ये सेकंड क्या है। तो 3 जो आधारी मात्रक शुरू के थे क्या क्या, तो पहले के समय में जब ज्ञान विज्ञान का उतना ज्यादा ये नहीं हुआ था, उस समय में जो है सर यही सब मुख्य काम होता था। लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो कहेंगे कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति में लंबाई को हम लोग मापते थे फुट में, 1 फुट, 2 फुट, 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट, इस तरह के, ठीक है। इसमें हम द्रव्यमान को मापते थे सर पाउंड में। अभी भी हमारे यहाँ, आपके यहाँ देखते हैं केक खरीदने जब जाते हैं, जाइए गोकुल होटल में केक देगा 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 4 पाउंड का, 6 पाउंड का, इस तरह का। उसके बाद तो समय को हम लोग मापते थे किसमें, सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति का पूरा अर्थ आपको समझ में आया। फुट पाउंड सेकंड पद्धति एक ब्रिटिश पद्धति है, इसका विकास ब्रिटेन में हुआ, अंग्रेजों ने किया। इस पद्धति को हम संकेत में FPS पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। इस तरह से हो गया मेरा कौन सा पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। पहला फुट पाउंड सेकंड पद्धति समझ गए। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। अब यह पद्धति क्या है समझिए। कह रहा है कि इस पद्धति का विकास सर 1832 ईस्वी में, कब, 1832 ईस्वी में जर्मनी में किया गया था। CGS पद्धति, FPS पद्धति का समझे ना, FPS पद्धति का विकास कहाँ किया गया था। क्या कह रहा है कि CGS पद्धति का विकास कहाँ हुआ था, जर्मनी में। 1832 ईस्वी में जर्मनी के एक महान गणितज्ञ थे, गणित के जानने वाले, नाम था उनका कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने जो है 1832 ईस्वी में एक नया पद्धति बनाया माप तौल का। इस पद्धति में उन्होंने किया क्या कि लंबाई को मापा किसमें, सेंटीमीटर में। लंबाई का मात्रक क्या दे दिया, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक दे दिया ग्राम और समय का मात्रक दे दिया सेकंड। इसको शॉर्ट में उन्होंने नाम दिया था सर CGS पद्धति, ठीक है। कब, 1832 में। कहा, जर्मनी में। किसने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। क्लियर है। अब हमारा एक और प्रचलित सिस्टम था, आप लोग उसका नाम सुने होंगे। तीसरा, मीटर, किलोग्राम सेकेंड पद्धति। सिस्टम इस पद्धति दरअसल यह जो है सबसे प्रचलित पद्धति था, यह सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति था। यह दुनिया के लगभग हर हिस्से में इस पद्धति को जो है अपनाया गया था। हर हिस्से में इस पद्धति के अनुसार ही जो है व्यापार, सामान का आदान प्रदान, खरीद बिक्री इत्यादि सब होता था। इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं मीटर, किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसको संकेत में नाम हम देते हैं सर MKS पद्धति। क्या नाम देंगे, MKS पद्धति। यह तब तक चलते रहा जब तक मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति दुनिया के सभी देश के जो है प्रतिनिधि वैज्ञानिक जो है बैठकर एक मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग में जो है ऐसा बनाया गया नियम जो है, क्यों बनाया गया उसका चर्चा हम कल के चैप्टर में करेंगे। आज पहले यह किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम सेकंड पद्धति को समझ लीजिए। इसमें जो है लंबाई को मापा जाता है सर मीटर में। लंबाई का मात्रक क्या माना जाता है, मीटर। किलोग्राम को मापा जाता है
अति द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, केजी जिसको कहते हैं, और समय को मापा जाता है सेकंड में। यह हर जगह प्रचलित पद्धति है, दुनिया के हर देश में यह जो है लागू था।